डीएनए ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। डीएनए ब्लॉक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर क्वेश्चन जो बनता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं आईयूसी में से, इसी चैप्टर से बनता है, डीएनए ब्लॉक चैप्टर से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है। द एलिमेंट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इज नोन एज ट्रांजिशन। वहीं की डेफिनेशन आ जाती है कई बार, तो मैं आपको समझाऊं पहले डेफिनेशंस को, फिर लिखवाएंगे आपको। ये देखिए आप, जिन एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कॉमन होती है +2, क्यों होती है वही बात करेंगे। जिनका D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कॉपर कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। जिंक का ध्यान रखेंगे, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिनका भी D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम, मरकुरी, दीज आर नॉट रिगार्डेड एज कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन। तो सर कॉपर कैसे हो गया, तो फिर बोल रहा हूं, इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनका भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, इन देयर कौन सी स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, D9, और यहाँ क्या बनेगा, D10। तो हम पूछेंगे बेटा जिंक, कैडमियम, मरकुरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर कौन सी स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट में तो कॉपर में भी है। तो जिन एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, उनको बोलते हैं कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, अब डेफिनेशंस पे आते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए आप, द एलिमेंट विच है इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल as transition element, their ground state as well as in their constant state, common oxidation state, they have partially filled d subshell। इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, D1 से कितना, D9 इज नोन एज कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन। जिंक, कैडमियम, मरकुरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, बिकॉज कंप्लीटली फिल्ड कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो जिंक का भी D10 हो गया, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वाई लग जाएगा इसके, वाई। तो जिंक का एक मैं आपको सिंपल सा फंडा देता हूँ। जिंक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है डी ब्लॉक में, जिंक बताना करता है जिंक की एंथैल्पी ऑटोमेशन लो है, जिंक की आईपी हाई है, जिंक का साइज हाई है, जिंक में ये हो गया, जिंक के सॉफ्ट मेटल, जिंक बताना दिमागड़ा, जिंक की एसआरपी की वैल्यू कम है, फिर क्या क्या पूछेगा, जिंक 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 जिंक। जिंक का कोई भी क्वेश्चन आए एक ही आंसर होता है, फुलफिल D10 कॉन्फ़िगरेशन। जिंक का कोई भी क्वेश्चन आए सीधा लिख दो फुलफिल D10 कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों। तो देखिए आप, अब ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट की हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर एक का पता तो सारा भर ही लेते हैं हम लोग। तो इसका भरने का तरीका मैंने कोडिशन में बताया था आपको। जैसे मान लो नंबर मिला 21, तो आप तो संधि विच्छेद कर दो, 2 1, 4s2 3d1, 22 2 2, 23 2 3, 24 का ध्यान रखना 1 5, क्योंकि फुल फिल्ड हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। ऐसे 25 है तो तोड़ दो, 2 5 2 6 2 7 2 8, इसका ध्यान रखना पड़ता है 1 10 1 10, या तो जम कराते इलेक्ट्रॉन टू मेक इट फुल फिल्ड एंड हाफ फील्ड। बताइए मेनली आपके ये 3D सीरीज काम आएगी, तो 3 सीरीज में बांटते हैं मेनली, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो आपको मेनली फोकस करना है कौन सी सीरीज पर, 3D पर। सारे क्वेश्चन 3D में बनते हैं, कोई सा भी एग्जाम दो, बोर्ड दो चाहे जेईई मेन दो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर मेनली डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इनकी हाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दीज आर द मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। दे हैव ए हार्ड एलिमेंट, व्हाई, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग SCP एंड CCP स्ट्रक्चर। काम की बात, तो यहाँ वाई लगेंगे, ठीक। और हाई एंथैल्पी ऑटोमेशन, क्रोमियम हैव द हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैव ए मैक्सिमम एंथैल्पी ऑटोमेशन। एंथैल्पी ऑटोमेशन का मतलब सॉलिड से क्या बनना, गैस। तो हाईएस्ट क्यों होगी, बिकॉज मेटेलिक नेचर बेसिकली डिपेंड अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ट्रांजिशन ज़्यादा, तो मेलेबिलिटी ज़्यादा, डक्टिलिटी ज़्यादा, कंडक्टिविटी ज़्यादा, एंथैल्पी ऑटोमेशन ज़्यादा। तो दिस वो पूछेगा आपसे वाई। तो इस सेक्शन में बोलेगा मेटेलिक नेचर, थाने का मेटेलिक नेचर ज़्यादा,
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा, यूँ पूछेगा वाई बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कौन सा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी यही डिसाइड करेगा, ध्यान रखेंगे। तो मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑटोमेशन, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नोबल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। 4D and 5D सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑटोमेशन, क्यों होगा, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या अभी आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक। फिर देखिए आप, ये सीरीज है, ये हमने देखी एंथैल्पी ऑटोमेशन, और ये का ये ऑर्डर आपको चलेगा किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो अभी हम समझाएंगे आपको कि पहले बढ़ता है, क्रोमियम तक पीक जाएगा, क्रोमियम के बाद डिप मारेगा मैग्नीज पर, मैग्नीज से आयरन पे बढ़ेगा, फिर घटेगा। ये पूछेगा वाई। तो इसको समझने के लिए हम सबसे बढ़िया चीज समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट, ये देखिए आप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक, वाई, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यानी ये दो प्रॉपर्टी को आप एक ही पॉइंट से पढ़ लें, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बोला मैंने हमेशा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, वाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तभी तो बॉन्डिंग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुलफिल्ड है, D10 है, तो बॉन्डिंग क्यों करेगा। बॉन्डिंग करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी देखो आप, स्कैंडियम से क्रोमियम पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मैग्नीज टू जिंक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो मैग्नीज पे डिप मारता है और फिर वापस जंप करता है आयरन पर, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। क्रोमियम मोलिब्डेनम की अनएक्सपेक्टेडली सबसे हाईएस्ट होती है, वाई, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। आपको पता ही है टंगस्टन एकदम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, फिलामेंट में यूज करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, टैक्टियम का कम होता है, बिकॉज ऑफ वीक सिंपल क्यूबिक, जिसे हम बोलते हैं टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। हम सॉलिड स्टेट में एक पढ़ते हैं FCC, एक पढ़ते हैं BCC। FCC की एफिशिएंसी होती है 74, BCC की होती है 68, सिंपल क्यूबिक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर की होती है 52.4। एफिशिएंसी कम, पैकिंग कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। तो मैग्नीज का अपने डिप मार जाता है, जबकि मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 है, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन से ज्यादा है, वाई, बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। तो किसी का भी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, मर्क्यूरी का, लिक्विड मेटल है, वाई, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। हाईएस्ट किसका, टंगस्टन का, पता ही है आपको, ठीक है ना, वाई, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखिए आप कि क्रोमियम पे पीक गया, मैग्नीज पे डिप मारा और आयरन का फिर कब हुआ, क्वेश्चन यही आएगा, वाई, बिकॉज क्रोमियम का हाई क्यों है, बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे हाईएस्ट अनपेयर्ड कितने होते हैं, 6 क्रोमियम में। मैग्नीज का होता है D5, इसका होता है D6, इसमें अनपेयर्ड 5 है, इसमें अनपेयर्ड 4 है। उसके बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, वाई, बिकॉज ऑफ इसका स्ट्रक्चर होता है BCC, ध्यान रखना। इसका होता है टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। आप तो टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर लिख दो, NCERT का वर्ड है ये, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, झाई सेप्शन में क्वेश्चन। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड घटने चालू होंगे, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। सबसे कम किसका हुआ, जिंक का। जिंक हैव द लोएस्ट एंथैल्पी ऑटोमेशन, ठीक, स्कैंडियम से भी कम है, वाई। अब देखो आप क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्फिगरेशन, फुली फिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑटोमेशन बेसिकली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। मैग्नीज में अनपेयर्ड ज्यादा, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, मेल्टिंग पॉइंट कम, वाई, बिकॉज आयरन का BCC स्ट्रक्चर और मैग्नीज का क्या रहता है आपका, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। काम की बात ध्यान रखें आप, समझ गए बात को। फिर देखिए आप डेंसिटी की बात करते हैं। जैसे जैसे पीरियड में आप बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज। सिंपल। तो डेंसिटी हमेशा अक्रॉस द पीरियड क्या होती है,
बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो आप अक्रॉस द पीरियड वॉल्यूम डिक्रीज, एटॉमिक मास क्या होता है? इंक्रीज। काम की बात ध्यान रखो। और ये सब क्यों हो रहा है? ये समझाने के लिए पता है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। ये आपको समझाने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आया कि डेंसिटी का ट्रेंड क्या होता है एंड व्हाई इज इट सो। डेंसिटी पीरियड में क्या होती है? बढ़ती है बिकॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन मास। सीधा सीधा आंसर बोलना आपको। 1 नंबर मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन 5 पार्ट होंगे। 2 क्वेश्चन रिएक्शन पर आते हैं, 3 क्वेश्चन रीजनिंग पर आते हैं। वाई 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 सबसे अधिक वाई वाई जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बनता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है, वो भी पॉइंट आएगा। डेंसिटी, डेंसिटी देखें आप बढ़ रही है, ठीक है ना। और जिंक की डेंसिटी सबसे कम होगी आपकी। क्यों होगी? क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसे 3D से 4D 5D सीरीज पे जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है? इरिडियम की, ग्रेटर देन व्हाट? ऑस्मियम। ठीक, फिर आती है आईपी। आईपी बात करें तो आईपी की वैल्यू जो होगी सबसे पहले क्या होगी आपकी? आईपी जो होगी इनिशियली पहले बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होती है, फिर वापस बढ़ जाती है। तो ये स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो इंक्रीज, देन कॉपर तक, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर तक रिमेन्स कांस्टेंट और जिंक पर हाईएस्ट। जिंक की हाईएस्ट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। पहली बात तो जिंक का तो कोई भी क्वेश्चन है, बोल ही दिया मैंने आपको। देखो क्रोमियम तक बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्रोमियम तक बढ़ने का रीजन क्या है? सबसे हाईएस्ट क्रोमियम की होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक, और क्रोमियम है हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन, तो जिसका हाफ फील्ड कॉन्फिग्रेशन हुआ D5, ठीक है ना, D5 कॉन्फिग्रेशन, उसकी एंथैल्पी ऑटोमेशन भी ज़्यादा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, उसकी आईपी भी क्या होगी? ज़्यादा। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। D10 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, पढ़ा ही आपने। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन होगा जिंक कैडमियम की कम होती है, वाई सबसे हाईएस्ट होती है, वाई बिकॉज ऑफ, सीधा लिखना फुलफिल्ड कॉन्फिग्रेशन। काम की बात, बिल्कुल काम की प्रॉपर्टीज उठा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर क्वेश्चन आते जाता है। ठीक, तो सबसे पहली बात कि दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल क्यों होती है? ठीक, उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीधा सीधा बोलना तो होता है ड्यू टू, वाई? ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d and ns ऑर्बिटल, ठीक है ना। n-1d and ns ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सीधा सीधा लिखना होता है, एनर्जी दोनों की सेम होती है, देयरफॉर दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns एंड अनपेयर्ड इन 3d। कैसे? मतलब मैग्नीज की हाईएस्ट क्या होगी? 4s2 3d5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2, अनपेयर्ड कितने? 5, हाईएस्ट कितनी? 7। तो 3d में हाईएस्ट किसकी होती है? मैग्नीज की। वाई? बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन इन 4s2 एंड 3d में कितने? 5। तो d के अनपेयर्ड देखना है आपको। और तो आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है 3rd नंबर का, विच एलिमेंट ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीज? वाई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s कितना? 2, अनपेयर्ड कितना? 5। मुझे क्रोमियम की चाहिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगी? तो कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 4s1 3d5, 1 + 5 कितना आएगा? 6। आयरन की चाहिए कितनी आएगी? 4s2 3d6, तो 2, अनपेयर्ड कितने? 4, 6। आपने सुना होगा आयरन में 2 ही सुनी होगी आपने, तो +2 +3 आयरन की 6 तक होती है। और छठा जो शो करता है वो एलिमेंट कौन सा होता है? फेरेट। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 में होती है। ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है Fe2O3 + O2 में। ठीक, बाकी हाईएस्ट कितनी होगी? दिस इज कैलकुलेटेड बाय कौन सा इलेक्ट्रॉन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s एंड अनपेयर्ड इन व्हाट? 3d। दिस डिसाइड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक, तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, चार्ट बना हुआ देखो आप। तो मैग्नीज की हाईएस्ट जाएगी आपकी, मैग्नीज की कितनी जाएगी? +7 तक। अच्छा, यहाँ पी ब्लॉक इसमें क्या अंतर होता है? दिस ऑक्सीडेशन स्टेट शोज बाय डिफरेंस बाय 1 यूनिटी बाय 1, डिफरेंस 1 का होगा। और पी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में कितना होता है? 2 का होता है। एल्यूमिनियम की +1 भी होती है, +3 भी होती है, फॉस्फोरस की +3 भी, +5 भी, ठीक है ना। ऐसे आप कोई सा भी एलिमेंट लो, टिंक की देख लो, +2 भी +4 भी, 2 का अंतर होगा। यहाँ एक के अंतर में पड़ती है सारी। क्रोमियम की हाईएस्ट कितनी होगी? 6 तक। ठीक, कैसे निकाल रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s अनपेयर्ड इन व्हाट? 3d।
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी क्या होती है +2, सिर्फ स्कैंडियम की होती है +3। वाई, अब ये भी बात करेंगे। तो ये देखिए आप, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक +8 होती है ऑस्मियम रुथियम की, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनाइल होती है। कार्बोनाइल के साथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। कहाँ पढ़ा था हमने? कोऑर्डिनेशन में। ठीक, फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कभी भी स्कैंडियम की बात करेगा, स्कैंडियम की +3 होती है वाई, यह इन सब की क्यों होती है वाई? तो इन सब का एक ही आंसर है। जनरली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ही आंसर होगा। स्कैंडियम का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको एक ही आंसर देना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम की +2 की +3 है, वाई? बिकॉज टू अटेन द स्टेबल इनर्ट गैस। क्योंकि देखो आप, स्कैंडियम होता है 4s1 3d 4s2 3d1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d1 बचेगा। अब 3d1 इज अनस्टेबल, अनस्टेबल तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? स्कैंडियम कितना बन जाएगा? +3 टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज की हमेशा +2 स्टेबल है, यानी मैग्नीज +3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। वाई? बिकॉज ऑफ टू अटेन द हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ऐसे Cr+3, तो Cr+2 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cr+3 बनना चाहेगा। वाई? टू अटेन द D3। D3 वाई? टू अटेन द स्टेबल हाफ फिल्ड। शब्द ध्यान रखेंगे, मैं लिख रहा हूं हाफ फिल्ड। कहाँ पढ़ा था हमने? कोऑर्डिनेशन में, T2G कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड T2G इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ D5, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से निकिल +2 की इज मोर स्टेबल देन +4। वाई? क्योंकि जिसकी सम ऑफ IP कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्योंकि एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। स्कैंडियम का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको यही आंसर देना। मैग्नीज का कोई भी क्वेश्चन आया तो बोलना D5। क्रोमियम का कोई भी क्वेश्चन आया तो लिखना है हाफ फिल्ड D2G, डरना ही मत, सीधा सीधा लिखना है। और इनका कोई भी क्वेश्चन आया तो लिखना है आपको सम ऑफ फर्स्ट 2 IP इज लेस, सम ऑफ फर्स्ट 4 IP इज लेस। इसकी +4 ज्यादा, इसकी +2 ज्यादा। वाई? बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट 4 IP ऑफ प्लेटिनम इज लेस, सम ऑफ फर्स्ट 4 IP ऑफ निकिल इज हाई। सीधा सीधा जो कंपेयर करा है वो उसके हिसाब से आंसर देना। इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे आपके रिगार्डिंग व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जैसे जैसे मूविंग अक्रॉस द पीरियड, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, यानी टूटेगा ये। इट इज एक्ट एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? क्योंकि इसको जाने के लिए, स्टेबल बनने के लिए +2 में आने की कोशिश करेगा। तो जितनी हायर में बैठा होगा उतना अनस्टेबल, +7 +6 +5 उतना अनस्टेबल। और जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा इज अ वेरी गुड कौन से एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी टूटना स्टार्ट करेगा, ऑक्सीजन देगा अपना, टू अटेन द लोअर कॉन्फ़िगरेशन, +2 में आने की कोशिश करेगा। समझ गए ना? इसी प्रकार से हम जब ग्रुप में मूव करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? टंगस्टन। टंगस्टन यानी CrO3 MO3 WO3, सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन सी होगी? WO3। पी ब्लॉक में जस्ट उल्टा होता है, पी ब्लॉक में नेट पेयर इफेक्ट होता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नीचे आने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है, ध्यान रखना। इसलिए पॉइंट बताया हमने आपको, हायर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी? इंक्रीज। बोलो कोई दिक्कत? पी ब्लॉक का जस्ट रिवर्स चल जाता है। ठीक, ये जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसको समझाने के लिए मैं यूँ बताता हूँ आपको, वैसे आगे दिखाएंगे आपको बोन एवर साइकिल। तो कोई भी एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन गैसेस फॉर्म में लेके आओगे तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, याद होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो और अगर पानी में डाल दोगे तो कौन सी एनर्जी कहलाई जाएगी? आपकी हाइड्रेशन। ठीक है ना? ये हुई आपकी कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन। तो ये अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एंडोथर्मिक। अगर सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सिस्टम की एनर्जी मतलब व्हाट? डेल्टा एच। तो डेल्टा एच अगर घटता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। डेल्टा एच डिक्रीज तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो पानी में इसी के पूरे टर्म को बोल देते हम E0।
ई नॉट कहाँ पढ़ा था बच्चों हमने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक, तो सारी की सारी बात करेंगे हम सिस्टम की एनर्जी घटने पर, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ किसी का ई नॉट कम तो उसकी हाइड्रेशन ज़्यादा, सब्लिमेशन कम। किसी का ई नॉट हाई तो सब्लिमेशन हाई। अब सब्लिमेशन की जगह पे हम कई बार यूज़ करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन, डरना मत। एंथैल्पी ऑफ एटमाइशन भी एक ही वर्ड है। सॉलिड से गैस बनना, मेटल के लिए एटमाइशन होता है, नॉन मेटल के लिए सब्लिमेशन होता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सब्लिमेशन बोल देते हैं, बाकी राइट वर्ड होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो किसी की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो, हाइड्रेशन ज़्यादा तो ई नॉट कम, ई नॉट कम तो सिस्टम की एनर्जी कम, सिस्टम की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा। समझ में आ गया होगा आपको? तो सारी स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन व्हाट? ई नॉट सेल। तो ई नॉट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन पानी एक्वस सॉल्यूशन। और सिंपल बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे थे? सम ऑफ आईपी कम, आईपी कम, डेल्टा एच कम, डेल्टा एच कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये सारी बात जो कर रहे थे, देखो आप, ये सारी बात कर रहे थे हम, सम ऑफ फर्स्ट 4 आईपी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ गए ना? हाफ फील्ड होगा, आईपी कम, D4 से D5 आएगा, आईपी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, आईपी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन ये हुई ग्राउंड स्टेट में। और जैसे पानी में जाओगे तो हम नई टेक्नोलॉजी पे आए थे, नई टर्म्स पे आए थे। कौन सी टर्म आई थी हमारी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसके हम समझने के लिए क्या लगाते हैं? फ्लो चार्ट लगाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये देखिए, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, इन सब का सम होता है डेल्टा एच, जिसको हम डिनोट करेंगे ई नॉट से। ठीक है ना? नाउ डेल्टा एच यानी ई नॉट इज द सम ऑफ व्हाट? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। दिस वन इज एक्सोथर्मिक, दिस वन इज एंडोथर्मिक। तो किसी की ई नॉट की वैल्यू कम, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाया था, सबसे स्टेबल कौन? ऊपर वाला। लात मारने वाला भी कौन? ऊपर वाला। ऊपर कौन? मोस्ट नेगेटिव। जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ईश्वर सबसे स्टेबल है, डिस्प्लेस भी वही करेगा, कोरोजन से वही बचाएगा, स्टेबल भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना? ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये सारी बातें हम कहाँ से निकालते हैं? ई नॉट से। एंड ई नॉट फर्दर डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर: सब्लिमेशन, आयनेशन एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कम, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन ज़्यादा, सब्लिमेशन कम तो ई नॉट कम, ई नॉट कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। बहुत सिंपल सी बात, समझ गए होगे आप? तो ऑक्सीडेशन सच बात है, ये डेल्टा समझाया मैंने आपको। जिसका एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो रिडक्शन में इजी जाएगा, जिसकी एसओपी पॉजिटिव होगी वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, और जिसका एसआरपी नेगेटिव होता है, समझा था, एक्ट एज ए कौन सा? जिसका नेगेटिव होता है एक्ट एज ए कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा। समझाने के लिए मैंने आपको बोला था, मेरा सरनेम ध्यान रखो, A for anode, O for oxidation, RA for what? Reducing agent। तो E नॉट इज पॉजिटिव, कॉपर की सिर्फ पॉजिटिव होती है। वाई? कॉपर की ही पॉजिटिव क्यों होती है? बिकॉज ऑफ, अब जवाब देना मुझे तो क्या बोलूंगा? हाई सब्लिमेशन, लो हाइड्रेशन। देखिए आप, तो कॉपर की क्या होगी? बिकॉज हाइड्रेशन इज नॉट इनफ टू कंपनसेट द सब्लिमेशन। सीधा सीधा जवाब दो आप तो, बिकॉज ऑफ लो सब्लिमेशन, हाई हाइड्रेशन, तो ई नॉट कम। अब ये बोला पॉजिटिव होती है, वाई? सिर्फ पूरी 3D सीरीज में कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, प्लस 0.34 होती है। वाई? एनसीईआरटी का अनसोल्ड क्वेश्चन 3.5 इन टेक्स्ट। क्या है? वाई? बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन, सॉरी लो हाइड्रेशन एंड हाई सब्लिमेशन। समझ गए? तो किसी की ई नॉट की वैल्यू +3 की नेगेटिव है, वाई? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2G। समझाई दिया मैंने आपको। ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाई? Mn+3, वाई? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड D5। Fe+3 इज मोर स्टेबल है, वाई? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड D5। एसआरपी की वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम होती है, कभी भी पूछे, किसी के लिए पूछे, टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीज, स्कैंडियम का कभी भी क्वेश्चन आया तो सीधा लिखना टू अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज +2, इसको ध्यान रखो। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बोले, फलाना फलाने की नोट कम हो गया, फलाना स्टेबल हो गया, फलाना ये, फलाना ढिमागड़ा, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। सीधा बोलो हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। और क्रोमियम +3 के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग बोले, चाहे रिड्यूसिंग बोले, कुछ भी बोले, तो सीधा बोलो हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। सीधा सीधा आप चाहे तो एनसीईआरटी की लाइन मिला सकते हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्ड एग्जाम्पल,
हाफ फिल्ड, ये शब्द मिला टीचर ने नंबर दिए, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको जवाब ऐसे देना, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए ये जवाब लिखना, ये आया तो ये लिखना, और ये तो सबको पता ही होता है, ये आया नई चीज़ तो क्रोमियम +3 आया तो हाफ फिल्ड T2G, ये जवाब देना आपको, क्योंकि T2G नीचे है, EG ऊपर है, जो नीचे है उसकी स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ में आ गया होगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर रहे थे हम लोग, तो पहला क्वेश्चन ये बनता वाई, हाँ पहला क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, वाई पहला क्वेश्चन फर्स्ट, Cu+2 हैव हाई E0 वैल्यू, तो बता देंगे अपन। सेकंड कैसे दोगे आंसर, हाई एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन। आपसे पूछेगा वाई जिंक हैव लो E0 वैल्यू, अब क्या आंसर दोगे, जिंक का कोई भी क्वेश्चन है तो फुलफिल D10 कॉन्फ़िगरेशन, सीधा आंसर ये देना आपको, आंसर ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, समझा चुका हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, स्कैंडियम की +3 होती है जबकि सबकी कॉमन क्या होती है +2, वाई, तो आंसर क्या होगा, टू अटेन द कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीधा सीधा आंसर लिखना होगा आपको, की पॉइंट मैं आपको बताते आ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बनते हैं जनरली इन ऑक्सीडेशन स्टेट और E0 पर। आपको बोलेगा D4 कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नीज +3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल Cr+2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाई, तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, मैग्नीज +3, आंसर क्या होगा इसका, मैग्नीज +3 क्या बनना चाहेगा, मैग्नीज +2 टू अटेन D5, Cr+3 बनना चाहेगा टू अटेन D3, D3 मतलब व्हाट, हाफ फिल्ड, समझाया था अभी मैंने आपको, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड E0, वो समझा रहा हूँ मैं आपको, और ब्रैकेट में सबके आंसर भी लिखते आ रहा हूँ मैं, हिंट भी देते आ रहा हूँ, और यही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे बारी बारी, देखना आप, ठीक है ना। आपसे पूछेगा वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, वाई Cu+2 इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज Cu+2 टूट जाता है, ठीक है। Cu+1 इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, वाई, बिकॉज इट ब्रेकअप इनटू Cu+2, क्योंकि Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है +1 से, और जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा उसकी E0 की वैल्यू कम। तो आपसे पूछे वाई Cu+1 इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, शब्द ये होगा आपका, आपको नंबर मिल जाएंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, वाई, तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तो कहीं भी पूछे ये आंसर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हेलोजन के साथ एलिमेंट मैग्नीज जो होता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक दिखाता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ +7 तक दिखाता है, जबकि नेगेटिविटी था फ्लोरीन की था। तो ऑक्सीजन के साथ इट हैव एबिलिटी टू शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ फ्लोरीन, वाई, यानी +7 इसके साथ दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ +7 नहीं दिखाता, मैक्सिमम +4 दिखाएगा, वाई, बिकॉज ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, और आपने पढ़ रखा है बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी ज़्यादा, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या काम आती है आपके निकालने के लिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो एसिडिक नेचर इंक्रीज, तो आपको बोले अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर भी पड़ता है, एंड दीज आर प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेंटम। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मत, फंस जाओगे आप, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज भी बनेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका देखिए आप, चाहे S ब्लॉक हो चाहे P ब्लॉक हो, आप देखो ऑक्सीजन गिन लो हर एलिमेंट का, बताओ सबसे अधिक ऑक्सीजन किसके, HClO4, तो हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा, HClO4, अरेंजमेंट करवाएगा आपसे। अभी देखो MnO, Mn2O3, MnO2,
MnO4। आपसे पूछे बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन या एसिडिक कौन, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 1.5, एक एलिमेंट पे 1.2 पे 3, तो एक पे कितना होगा 1.5, यहाँ एक, तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा, एसिडिक नेचर ज़्यादा, कोलेंट नेचर ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन, जो भी पढ़ा था हमने, VO2 CrO4 2- MnO4 माइनस। तो मैं तो ऑक्सीजन गिनता हूँ साहब, ये कितने 4, ये कितने 4 और ये कितने 2, ठीक है ना। अब ये सॉरी ये ले लेते हैं Cr2O7, तो ये कितने 4, ये कितना 3.5, ये 2। अब आप देख लो, तो मैं तो ऑक्सीजन गिन लूंगा सीधा सीधा, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो बहुत अच्छा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 5, 6, 7। तो जो हम बोल रहे हैं सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन, MnO4 माइनस। ये मैं किस संदर्भ में निकाल रहा हूँ, बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, प्रॉपर्टी इंक्रीज। एलिमेंट जो होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट, मेटल फॉर्म बॉन्डिंग विद CO इन इट्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई, अगर क्वेश्चन होता है विद रिस्पेक्ट टू CO, वाई लगता है इसके रिस्पेक्ट में, तो आंसर बोलता हूं मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्वेश्चन की इंग्लिश समझनी होगी आपको, ध्यान रखना। और मेटल के रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो बोलूंगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेन तो आपको यही बोलना है, मेन तो आपको यही रखना है बस, दो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो मेटल के लिए कभी भी पूछे कि वाई निकल फॉर्म कंपाउंड विद CO इन इट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई जेड इफेक्टिव। वाई CO फॉर्म बॉन्डिंग विद निकल इन इट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग। दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग आंसर, समझ गए। इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक की क्या होती है +2। वाई, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इट्स जेड इफेक्टिव इंक्रीज, क्योंकि 4s2 यानी पूरा शेल ही निकल गया आपका। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, खत्म बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, मेन डिफरेंस देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से बढ़ती है या +2 से बढ़ती है, ठीक। डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप, 2 पॉइंट ध्यान रख लो, 1 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर क्या होती है डिक्रीज, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, पता ही आपको। तो 2 पॉइंट ध्यान रखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ से आंसर देंगे आपको, समझ गए बात को, ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ से आंसर देंगे। अब देखो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लो है तो बेसिक है, जो बोली दिया मैंने, हाई है तो एसिडिक है। तो +5, +6, +7, +8 क्या होते हैं एसिडिक, और +4 वाले क्या होते हैं एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट Cr2O3, इसका ध्यान रखना आप, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक। तो जो मैं बोल रहा था हायर वाले क्या होंगे आपके एसिडिक, नीचे वाले बेसिक, बीच वाले क्या होंगे एम्फोटेरिक। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती आएगी तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ता आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, दैट इज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, ड्यू टू वन इज द ऑर्बिट मूवमेंट, अनदर इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। एक तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एक ऑर्बिटल मूवमेंट होता है। इसके लिए होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके लिए होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ड्यू टू दिस मोमेंटम इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड इट्स अपॉन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑर्बिटल आल्सो मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। ड्यू टू दिस 2 मूवमेंट इट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन ऑर्बिटल मूवमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑर्बिटल मूवमेंट टेकन कंसीडर ओनली आफ्टर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको तभी लेना जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, अच्छे से अच्छा बच्चा जवाब नहीं दे पाता मैं एग्जाम में। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड, ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा, आपका म्यू डिफरेंट आएगा। मेनली 2 प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वन इज पैरामैग्नेटिक, अनदर इज डायमैग्नेटिक, सबको पता है। एक फेरोमैग्नेटिक भी होती है, जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, फेरी, एंटी फेरी, बहुत सारी होती है। 2 होती है मेनली, पैरा इज डाया। पैरा क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पता ही आपको, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक। फिर बोल रहा हूं, आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दोनों में अंतर आएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, कोबाल्ट +3 +2
और क्रोमियम +3 बोथ है नंबर ऑफ अनपेयर्ड टोन कितने होते हैं, दोनों में 3। लेकिन कोबाल्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है 4.87 BM होता है, इसका मूवमेंट 3.87 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोबाल्ट में कॉन्फ़िगरेशन जब भरेंगे D7 आएगा, और जैसे D7 आएगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी बच्चों। नंबर अनपेयर्ड कितने, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल म्यू डिपेंड अपॉन 2, वन इज द म्यू एस, अनदर इज म्यू एल। इसलिए आपका मूवमेंट समवट इज हायर देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड। व्हाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ 2 मोमेंटम काम करेंगे, वन इज द स्पिन, अनदर इज व्हाट, ऑर्बिटल। समझ गए बच्चों? तो ये देखिए आप, म्यू जब हम बोलते हैं स्पिन, सिर्फ ओनली स्पिन, तब ये आपका आंसर होता है n इंटू n+2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड टोन। यहां से देखिए आप, ये एनसीईआरटी टेबल मैंने आपको दिखाई है। जैसे मैग्नीज के बाद हम जाएंगे आयरन से, आयरन की इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी D6, ठीक है ना, तो आप मूवमेंट देखेंगे, यहाँ मूवमेंट चेंज है 4.90 और ऑब्जर्व क्या आएगा आपका 5.3 से 5.5। ये देखो चेंज होना स्टार्ट हुआ। ये सब कब स्टार्ट होगा बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होते ही एक और मोमेंटम इंक्लूड होगा, कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आपका आंसर जो होगा वो समवट क्या होगा, हायर देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड वन। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, यह देखिए आप, ये मैग्नीज MnCN6, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना म्यू दे रखा आपको 2.2। आप क्या समझ रहे हैं? तो बच्चा क्या करता है, बेवकूफ़ी करता है, इसका मूवमेंट निकालने बढ़िया था। तो पागल आदमी, देख क्वेश्चन समझ, ये बोल रहा है इसका म्यू इतना है, समझा हमें। अब आप पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मैग्नीज का कितना आएगा, +2 यानी D5। लिगेंड कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पढ़ाइए आप, आपने कोऑर्डिनेशन इसलिए हम पहले पढ़ाते हैं। D5 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन कितना अनपेयर्ड, 1। तो अगर म्यू फॉर्मूले से निकालोगे तो आएगा 1.73। ये अनपेयर्ड टोन आ रहा, आपका आंसर आ रहा 1.73, लेकिन वो बोल रहा है सामने दे रखा 2.2। ठीक है ना? आप क्या समझ रहे हैं, समझाइए। तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइनाइड की वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, वन इज द ऑर्बिटल एंड अदर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। दोनों पर म्यू डिपेंड करेगा, इसलिए इसका आंसर समवट इज हायर। तो ध्यान रखना, आपका आंसर जब भी हायर आ रहा है ना, तो टीचर आपसे थ्योरी पूछ रहा है। और थ्योरी क्या पूछ रहा है कि म्यू डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, वन इज द इलेक्ट्रॉन मोमेंटम, अनदर इज व्हाट, ऑर्बिटल। एंड म्यू डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मोमेंटम कब इंक्लूड करेंगे, जब पेयरिंग होगी। अगर मान लो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड होता, फिर मेरा आंसर चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से करे, चाहे ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेट में करे, तो आपका मोमेंटम एक्सपेरिमेंटल जो होगा, ऑब्जर्व जो भी होगा, वो समवट इज हायर देन दैट ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे 2 मोमेंट आ चुका है, एक और मोमेंट आ चुका है। ये बढ़ के क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ कौन सा मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना इस चीज का। तो म्यू डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, वन इज द स्पिन, अनदर इज व्हाट, ऑर्बिटल। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सिर्फ म्यू निकालो बाय यूजिंग द स्पिन ओनली फॉर्मूला, ये लगा दो आप, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ म्यू निकालो, दोनों पर निकालना पड़ेगा। और पता होना चाहिए कि कब ज़्यादा आएगा, कब कम आएगा। ज़्यादा कब आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, एनसीईआरटी की टेबल इसलिए मैंने दिखाई आपको। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, सब क्यों होती है? ये एलिमेंट, ये पूरी थ्योरी हम सॉलिड स्टेट में पढ़ लेते हैं, तो हमने समझाने के लिए बता दी। लेकिन टीचर बोलेगा व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोस इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी और एलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो आपसे कभी भी ये प्रॉपर्टी पूछे, ये एस के साथ साथ और लिख रहा हूं मैं, एलॉय, कैटालिटिक एंड कॉम्प्लेक्स, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोस दीज 4 प्रॉपर्टी, व्हाई? तो सीधा साधा आंसर है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d orbital and high nuclear charge, presence of vacant d orbital, large surface area and सबसे मेन चीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी का भी पूछे, अब ये तो प्रॉपर्टी होती है, नॉन स्टोइकोमेट्री होती है, नॉर आयनिक, नॉर कोवलेंट होते हैं, हार्डर देन प्योर मेटल, ये तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ लेते हैं।
कैटलिस्ट हम कहाँ पढ़ लेते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में, सरफेस में पढ़ लिया हमने, ठीक। लेकिन वाई ड्यू टू दिस, वाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको हर एक के लिए, हर प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटेलिस्टिक, एलॉय। एलॉय जनरली एलिमेंट आपस में मिक्स होता है, जैसे हमने कहाँ पढ़ा था, सॉल्यूशन में पढ़ा था। एलॉय कॉपर प्लस जिंक ब्रास, कॉपर प्लस टिन ब्रोंज। तो एलॉय की प्रॉपर्टी क्यों होती है? व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज अ एलॉय होमोजीनियस सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं, ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बच्चा ये पढ़ता है, हम ये बोल रहे हैं ये 4 प्रॉपर्टी पे पढ़ना क्या है आपको। ऐसे नहीं आप एनसीईआरटी पढ़ जाओ, वहाँ फिर एग्जाम में मिले नहीं आपको, एग्जाम में वही मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। तो एलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल एंड कौन सी प्रॉपर्टी बोली मैंने आपको? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, मेनली 3 फैक्टर। वन इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, लार्ज सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं, एंड हाई, एक और लिख लेंगे अपन, हाई जेड इफेक्टिव जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो दिस प्रॉपर्टी डेवलप। 4 प्रॉपर्टी, समझ गए आप?